पिछली क्लास में गुरुत्वाकर्षण के 15 प्रश्नों को पढ़ चुके थे। आज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁻24 किलोग्राम है, सूर्य का द्रव्यमान 2×10⁻30 किलोग्राम है और दोनों के बीच की औसत दूरी का मान 1.5×10⁻11 मीटर है। हमें मालूम है कैपिटल जी का मान 6.67 होता है ×10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन के सार्वत्रिक नियम के अनुसार F बराबर होता है G m1m2/d²। इस समीकरण में हम G m1 m2 तथा D के मान रख देंगे तो हो जाएगा F बराबर 80.04 ×10⁻43/2.25 जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 35.57 ×10⁻21 न्यूटन और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.56 ×10⁻22 न्यूटन। प्रश्न नंबर 17। कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है। उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। अब मान लेते हैं कि दोनों पत्थर t सेकंड बाद पृथ्वी की सतह से x ऊंचाई पर मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में ऊपर से गिरने वाले पत्थर द्वारा चली गई दूरी 100 - x होगी तथा नीचे से फेंके गए पत्थर द्वारा चली गई दूरी x के बराबर होगी। यदि बात करें ऊपर वाले पत्थर की तो s बराबर लगा देंगे ut + ½ gt², क्योंकि चली गई दूरी 100 - x के बराबर है, यही रख देंगे। बराबर u का मान 0 हो जाएगा। जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो u का मान 0 होता है + ½ gt², यानी कि कुल मिला के आ जाएगा 100 - x बराबर ½ gt²। समीकरण नंबर 1। जब किसी पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तब वह x दूरी तय कर रहा है, अतः हम गति का द्वितीय समीकरण लगा देंगे h बराबर ut + ½ gt²। हमें पता है कि नीचे वाला पत्थर x दूरी तय करके उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर दोनों पत्थर मिलेंगे। सवाल में स्मॉल u यानी कि प्रारंभिक वेग का मान 25 दिया गया है, यही रख देंगे इंटू t -½ gt²। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देते हैं तो 100 बराबर आ जाएगा 25t और t बराबर हो जाएगा 100/25 यानी कि 4 सेकंड का समय आ जाएगा। इसी t का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 25 × 4 माइनस के 1/2 × 9.8 × 4 × 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 - के 78.4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने के बाद लौट वापस आती है। ज्ञात कीजिए यह कितने वेग से ऊपर गई थी। नंबर 2 गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम दूरी या ऊंचाई का मान। नंबर 3 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति। जैसा कि हमें प्रश्न में पता है कि समय t का मान 6 सेकंड दिया गया है, लेकिन ये आने और जाने दोनों का समय है, अतः समय t का मान 3 सेकंड हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अंतिम वेग v बराबर 9 मीटर पर सेकंड है, जबकि आरंभिक वेग का मान आपको ज्ञात करना है। गति का प्रथम समीकरण अप्लाई करेंगे तो v बराबर हो जाएगा u + gt। तो b का मान 0, u का मान u रहेगा प्लस g का मान -9.8 रखेंगे × 3।
या 0 बराबर आ जाएगा u माइनस के 29.4 या u बराबर 29.4 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का वेग 29.4 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। अब गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। तो गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार s बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और s बराबर निकालेंगे तो u का मान 29.4 रखेंगे गुणा t का मान 3 प्लस 1/2 गुणा माइनस के 9.8 गुणा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो s बराबर आ जाएगा 88.2 माइनस के 44.1 बराबर हो जाएगा 44.1 मीटर की दूरी हो जाएगी। प्रश्न के तीसरे पार्ट के अनुसार 4 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति निकालनी है। हमें मालूम है प्रारंभिक वेग u का मान 0 है गिरते समय, और ऊपर से ऊंचाई s का मान या h का मान हमें ज्ञात करना है। समय t का मान 1 सेकंड दिया है, तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और u का मान 0 गुणा t का मान 1 प्लस 1/2 गुणा 9.8 गुणा 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 धन 4.9 आ जाएगा 4.9 मीटर, यानी कि पृथ्वी से दूरी निकालेंगे तो 44.1 माइनस के 4.9 बराबर हो जाएगा 39.2 मीटर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है? तो स्टूडेंट याद रखेंगे, उत्प्लावन बल वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 20, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? जैसा कि हमें मालूम है कि वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जब प्लास्टिक के टुकड़े को जल में डुबाया जाता है तो उस समय उस पर उत्प्लावन बल कार्य करता है, जो कि टुकड़े के भार से अधिक होता है, और यही कारण होता है कि प्लास्टिक का टुकड़ा पानी की सतह पर आ जाता है। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। तो 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ डूबेगा या तैरेगा, ये पता करना है। द्रव्यमान का मान 50 ग्राम दिया गया है, आयतन का मान 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। घनत्व निकालेंगे। हम लोगों को पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, अतः 50/20 हो जाएगा, यानी कि 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आपेक्ष घनत्व की बात करें तो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व हो जाएगा, यानी कि 2.5/1 बराबर हो जाएगा 2.5। चूँकि पदार्थ का आपेक्ष घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, अतः पदार्थ पानी में डूब जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। तो 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा? इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? प्रश्न के अनुसार द्रव्यमान का मान 500 ग्राम, आयतन का मान 350 सेंटीमीटर क्यूब, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, अतः 500/350 हो जाएगा। जब भाग करेंगे तो इसका मान 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब बात करते हैं सापेक्ष घनत्व की। तो ये बराबर होगा पैकेट का घनत्व बटे पानी का घनत्व। चूँकि पैकेट के घनत्व का मान 1.43 है और पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसका मान 1.43 आ जाएगा। चूँकि पैकेट का आपेक्षिक घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, अतः यह पानी में डूब जाएगा। अब इस पैकेट के द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान निकालना है। तो वस्तु अपनी आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करती है। 350 सेंटीमीटर क्यूब पानी का भार 350 ग्राम
ग्राम भार के बराबर होगा। अतः विस्थापित पानी का भार 350 ग्राम भार के बराबर होगा। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट सभी वीडियो क्लासों को ज्वाइन कर लेंगे, अपना काम समय से पूरा करें और चेक कराते रहें क्लास टीचर को। आज की क्लास की भी PDF भेज रहे हैं जिसमें डेट डली होगी, आप उससे भी काम पूरा कर सकते हैं और वीडियो क्लासों से इसको समझ जरूर लेंगे।